हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 29 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को 29 जून के करंट अफेयर को रिवीजन कराएंगे और साथ साथ में आज जो है मेधांश सीरीज का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो मेधांश सीरीज का पार्ट 3 करने वाले हैं और इसमें आप सभी को 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और रिवीजन के अंतर्गत आज हम 50 से 60 करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो होपेक्स अभ्यास का आयोजन किसके साथ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र के साथ। इसमें 3 ही ऑप्शन बाय मिस्टेक हो गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिस्र। होपेक्स अभ्यास जो है किसके बीच में होता है? तो यह भारत और मिस्र के बीच में होने वाला अभ्यास है। यह कैसा अभ्यास है? तो यह वायुसेना का अभ्यास है और इस बार यह चौथे क्रम का अभ्यास है और इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो यह इसका आयोजन मिस्र में किया गया है। भारत की तरफ से अगर पूछे कौन से जहाज़ों ने भाग लिया है, तो भारत की तरफ से राफेल और C-17 ग्लोब मास्टर और इसके बाद IL-78 हेलीकॉप्टर जो हवा में ही फ्यूल भरने में सक्षम है। तो इन 3 जहाज़ों को भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, चक्रवात या साइक्लोन अभ्यास किसके बीच में होता है? तो यह भारत और मिस्र के बीच में होता है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और UAE के बीच में होने वाला अभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो सर्वत्र लॉन्च किया है DRDO ने। किसके लिए लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया है। मान लीजिए ये एक नदी है और इसके बाद एक दूसरी नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है। तो इसको पार करने के लिए, इस नदी को मान लीजिए पार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो मान लीजिए ये इस नदी में पानी है, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार समझा देते हैं। मान लीजिए ये एक नदी है, ठीक है, इसके बीच में क्या है? यहाँ पे पानी है, ठीक है। तो इसको पार करने के लिए सर्वत्र एक ब्रिज बनाया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। तो यहाँ पे ये ब्रिज रख देंगे और फिर इसके बाद भारतीय सेना उस पार चली जाएगी। फिर इसको जो है कलेक्ट करके फिर इसको जो है कलेक्ट कर लेंगे और फिर चले जाएंगे। फिर वापस आएंगे तो फिर इसको इसी पर फैला देंगे, फिर इस पार आ जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकारी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे ट्राई भी कहते हैं, TRAY। अगर पूछे ट्राई एक्ट कब आया था? तो 1999 में आया था। कब आया था? तो 1999 में आया था। और ट्राई के अगर पूछे अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अनिल लोहाटी जी बनाए गए हैं। सेकंड प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पाइडेक्स मिशन का संबंध किससे है? स्पाइडेक्स मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा से संबंधित है। इसके बारे में अध्ययन करें तो स्पेसएक्स मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और यह कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में लॉन्च किया जाएगा। स्पेसएक्स का मिशन का फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो है चंद्रयान 4 को जो है 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा। कितने चरणों में? तो 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन के तहत जो है चांद की सतह से मिट्टी लेकर वापस आएगा, ठीक है। तो जो स्पेसएक्स मिशन है, इसमें जो है चंद्रयान मिशन को 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा और इसमें जो है चांद की सतह से भी मिट्टी लेकर यह मिशन वापस धरती पर आएगा। तो यह कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। चांद के अंधेरे वाले हिस्सों से मिट्टी लेकर वापस आया, तो अभी हाल ही में किस देश ने चांद के अंधेरे वाले हिस्सों से मिट्टी लेकर वापस आया है? तो चीन वापस आया है। और इस पर जो है अगर चीन का मिशन की बात करें तो क्या है? तो चांगई 6 मिशन, यह चीन का मिशन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, यह कब लॉन्च किया गया था? तो यह 2023 में लॉन्च किया गया था। अगर पूछे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो रॉकेट का नाम है LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और चांद की सतह पर कब लैंड किया था? तो 23 अगस्त को लैंड किया था। और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यह लैंड किया था और जिस जगह पर लैंड किया था उसका क्या नाम रखा गया है? उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम रखा गया है? तो शिव शक्ति पॉइंट उस जगह का नाम रखा गया है।
अगर बात करते हैं इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है शेर जिसने चांदनी पीली। शेर जिसने चांदनी पीली इनकी आत्मकथा का नाम है। शेर जिसने चांदनी पीली, जाने दीजिए, अब यहाँ से आप याद कर लेंगे। शेर जिसने चांदनी पीली ये किसकी आत्मकथा है, तो एस सोमनाथ जी की है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं, तो इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो सबसे अधिक जो है पदक अगर पूछे किसने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो इसमें पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र को। शुभंकर का क्या नाम है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर का नाम है वीर मंगाई। इस बार जो है इसका 6ठा क्रम आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, होस्ट कंट्री था तमिलनाडु, और तमिलनाडु के 4 शहरों में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा, तो यह उज्जैन में विकसित होगा। उज्जैन में ही देश की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है, तो कहाँ पर, तो उज्जैन में ही। हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये भी इंदौर में आयोजित हुआ है। अगर बात करें विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुंधति राय जी को यह पुरस्कार दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अगर पूछे कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह साहित्य का अवार्ड है। पेन पिंटर पुरस्कार अगर पूछे कहाँ प्रदान किया जाता है, तो यह लंदन में प्रदान किया जाता है, और 2024 में किसे दिया गया है, तो यह अरुंधति राय जी को दिया गया है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। इनको जो है बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और यह बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। और इनकी किस कृति यानी इनके किस पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये आपको याद रखना है। और एक साथ साथ में ये भी याद रखना है कि पेन पिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है, अरुंधति राय जी को दिया गया है। अगर वही बात करते हैं कि जो बुकर पुरस्कार है यह पुरुषों में किस भारतीय को पहली बार मिला था, तो यह BS नायपाल जी को मिला था। और इनकी किस पुस्तक के लिए, तो इन अ फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था BS नायपाल जी को। तो महिला में याद रखना है अरुंधति राय जी को, और पुरुषों में BS नायपाल जी को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है, तो जेनी अर्पन बेग हैं। तो कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है, तो जेनी अर्पन बेग हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। ब्राह्मा विश्व हिंदी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर जी को दिया गया है। अगर बात करते हैं विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है, तो विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है, तो यह पोर्ट लुइस में स्थित है। पोर्ट लुइस कहाँ है, तो यह मॉरिशस में है। हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है, तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 की ट्रॉफी कौन सी है, नागेश ट्रॉफी है। और इसको किसने जीता है, तो कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसे हीट कहते हैं का सफल परीक्षण किया है, तो अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। अभ्यास को जो है बलि का बकरा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है, तो ग्रे लिस्ट से अभी हाल ही में किसे बाहर किया गया है, तो तुर्की को किया गया है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो FATF इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हिंदी में इसे कहते हैं वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। इसकी स्थापना पूछे कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था। फाफ्ट का यानी कि FATF का कार्य क्या है, तो आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका कार्य है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसमें जो है 2 लिस्ट जारी होती है, इसकी 2 लिस्ट होती है, एक तो होता है ब्लैक लिस्ट और दूसरा ग्रे लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट के बारे में देखते हैं। ब्लैक लिस्टों के अंतर्गत उन देशों को रखा जाता है जो आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है। तो वर्तमान में जो आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है उसे किस लिस्ट में रखा जाता है, तो ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। इसमें है उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगर बात करते हैं दूसरी लिस्ट कौन सी है, तो यह है ग्रे लिस्ट।
दूसरी ग्रे लिस्ट है, यानी कि आतंकवाद को यह भी तुर्की भी फंडिंग कर रहा था, लेकिन अब जो है आतंकवाद को यह फंडिंग नहीं कर रहा है। और जब आतंकवाद को फंडिंग नहीं करता है और पहले मान लीजिए कि यह उत्तर कोरिया फंडिंग कर रहा है, फिर इसके बाद ये अगर बंद कर देता है तो इसको जो है ब्लैक लिस्ट से निकाल कर किस सूची में डाला जाएगा, तो ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा 1 साल के लिए। फिर इसके बाद 1 साल ग्रे लिस्ट से अगर यहाँ पे अच्छी तरह से रहता है, यानी कि अगर फंडिंग नहीं करता है, तो फिर इसे जो है ग्रे लिस्ट से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अभी किसे बाहर किया गया है, तो तुर्की को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजधानी जो अंकारा है, यह किसकी राजधानी है, तो यह तुर्की की राजधानी है। तो तुर्की का नाम वर्तमान में तुर्की भी हो गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। और दोनों महाद्वीपों में स्थित कौन सा देश है, तो यह तुर्की है, जो दोनों महाद्वीपों में स्थित है। और इसके साथ साथ रूस भी ऐसा देश है जो दोनों महाद्वीप एशिया और यूरोप में फैला हुआ है, ठीक है। अगर बात करें कि तुर्की की जो करेंसी है इसका क्या नाम है, तो इसकी करेंसी का नाम है लीरा। हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यह स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स। तो इन श्रेणियों में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में पीएम मोदी ने नए सैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा करी है, तो लक्षद्वीप में स्थापित करने की घोषणा करी है, ये आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप के मिनिकॉय में और अगरत्ती दोनों जगहों पे जो है सैनिक अड्डे स्थापित करने की घोषणा करी गई है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह किया गया है ऑप्शन सी, पेंच टाइगर रिजर्व में। यह जो सिस्टम लॉन्च किया गया है इसका नाम है पैंटोरा सिस्टम। यह देश का पहला उन्नत एआई सिस्टम है। इसको पूछे कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो पेंच टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। और इस प्रकार से लॉन्च किया गया, भारत का पहला उन्नत एआई सिस्टम है। और पूछे कि पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्य में स्थित है, एक तो मध्य प्रदेश में और दूसरा जो है कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र वाले हिस्से में जो पेंच टाइगर रिजर्व पड़ता है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देश का पहला उन्नत एआई सिस्टम शुरू किया गया है, जिसका नाम है पैंटोरा सिस्टम। इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है, तो जंगल में जो आग लग जाती है उसको पहले से ही पता लगा लिया जाए, उसके लिए यह सिस्टम शुरू किया गया है। और इसको शुरू करने के लिए इसमें एक कैमरा भी लगाया गया है, जिसका नाम है PTG कैमरा। इस कैमरे की जूमिंग रेंज कितनी क्षमता है, तो इसकी जूमिंग क्षमता कितनी है, 15 किलोमीटर तक यह देख सकता है उस टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो आग को पहले ही रोका जा सके उसके लिए पैंटोरा सिस्टम शुरू किया गया है, कहाँ पर, पेंच टाइगर रिजर्व में, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह कल के प्रश्न में पूछा गया था। तो यह बन्नेरघट्टा वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू किया गया है देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी। और यह पूछे किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में है। कहाँ पे है, तो यह कर्नाटक में है, यहाँ से भी आपको याद रखना है। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल प्रारंभ हुआ है कोलकाता में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, जिसे CMC COP14 कहते हैं, कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। इसके बारे में व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 29 जून को। और किसके हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी के याद में जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था, तो यह पहली बार शुरू किया गया था 2007 में। अगर बात करते हैं कि जो हमारा पंचवर्षीय योजना है, जो हमारा पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना का जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, किस मॉडल पर शुरू हुई थी, तो PC, इसे प्रशांत चंद्र महालनोबिस भी कहते हैं, 60 में इसे PC महालनोबिस भी कहते हैं। तो इसी मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा किस पर विकास किया गया था, तो औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा विकास किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम 2024 में क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है निर्णय के लिए डेटा का उपयोग करना, इसकी थीम रखी गई है। अगर बात करते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी के द्वारा
कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? तो इनकी संस्था का नाम था, मतलब इन्होंने संस्था की स्थापना की थी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, और इसकी स्थापना किया गया था 1931 में, जिसे ISI भी कहते हैं। और कब किया गया था? 1931 में कोलकाता में किया गया था। अगर वही बात करते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है? तो तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति इनको जो है चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? तो विश्व की सबसे ऊंची झील पूछे कौन सी है? पेंगोंग झील है। ये कहाँ पर है? तो यह लद्दाख में है। यहीं पर एक मैराथन होती है, इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो RPF के द्वारा 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञान ऐप शुरू किया गया है। संज्ञान ऐप अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो रेलवे सुरक्षा बल ने, जिसे RPF कहते हैं, लॉन्च किया है। इसके 3 उद्देश्य हैं इस ऐप को लॉन्च करने के। पहला, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 3 नए आपराधिक कानून के बारे में इसमें बताया गया है, और यह कानून कब से लागू हो जाएगा? तो 1 जुलाई 2024 से यह सारे कानून लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके 3 कानूनों को देख लेते हैं। पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता, ये पहला हो जाता है। दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और तीसरा है भारतीय नागरिक न्याय संहिता। तो ये तीनों नए कानून किसके लिए शुरू किए गए हैं, किसके द्वारा शुरू किए गए हैं? तो रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा शुरू किया गया है। और ये तीनों कानून कब से लागू हो जाएगा? तो 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, ये आपको याद करना है। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए संज्ञान ऐप भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सी विजिल ऐप किसने शुरू किया है? तो सी विजिल ऐप और साथ में सक्षम ऐप, ये दोनों ऐप अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। प्रवाह ऐप किसने शुरू किया है? तो ये कल मैंने बताया था, तो ये RBI के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में पहली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम में रखी है, और रेलवे स्टेशन का नाम है रांगपो स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गवर्नमेंट ई-मार्केट यानी कि GeM, ये तीसरा विश्व का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। 8वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है प्लास्टिक से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। इसके बारे में व्याख्या देखें तो प्लास्टिक वेस्ट रोड यह कहाँ निर्मित किया गया है? तो यह जयपुर में निर्मित किया गया है। और यह दूसरा मिलिट्री स्टेशन, यानी कि जो वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करके एक अच्छी तरह से उसको रोड बना दिया गया है। और इस रोड की लंबाई पूछे कितनी है? तो 100 मीटर इसकी लंबाई है, यानी कि इस पर वर्षा भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये दूसरा है जयपुर, दूसरा मिलिट्री स्टेशन है, तो पहला कौन सा है? तो पहला है नारंगी मिलिट्री स्टेशन। नारंगी पूछे कहाँ पे है? तो यह गुवाहाटी में है। गुवाहाटी किस राज्य का शहर है? तो यह असम का शहर है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। दूसरा मिलिट्री स्टेशन जयपुर, और पहला कौन सा है? तो नारंगी है। अभी जो है कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ सालों पहले, जयपुर को यूनेस्को सिटी में कब शामिल किया गया था? तो 2019 में यूनेस्को की सिटी में, यूनेस्को सिटी लिस्ट में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया था। तो जयपुर को कब शामिल किया गया था? 2019 में शामिल किया गया था। और पहला शहर कौन सा शामिल किया गया था? तो अहमदाबाद शामिल किया गया था। और यह कब शामिल किया गया था? तो 2017 में शामिल किया गया था। यूनेस्को सिटी में 2 शहर भारत के शामिल हैं, एक तो जयपुर और दूसरा अहमदाबाद शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्लास्टिक को प्रबंधन मैनेजमेंट में अगर देखा जाए कि पहला स्थान किसका है, यानी कि प्लास्टिक को अच्छी तरह से मैनेज ना कर पाने में पहला स्थान किसका है? चीन का है। जबकि दूसरा स्थान किसका है? तो भारत का है। हाल ही में जुडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो जुडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो यह चुनी गई हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। इसे जो है जायरे भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को GI टैग दिया गया है? तो बिहू ढोल जो है कहाँ का है? यह असम का है। बिहू, बगरुम्बा, ये सभी कहाँ के हैं? असम के हैं। हाल ही में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक
रोकने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो इस प्रकार का प्रावधान कौन लेकर आया है? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो उत्तर प्रदेश के सीएम वर्तमान में कौन है? आदित्य योगी नाथ जी हैं। इन्होंने एक अध्यादेश पारित करवाया है और इस अध्यादेश में कहा गया है कि जो सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 यानी कि जो भी सार्वजनिक परीक्षा होते हैं उसमें अगर पेपर लीक होता है या फिर पेपर लीक रोकथाम को लागू करने के लिए व्यक्ति अगर उसमें मतलब पेपर को लीक करवाता है तो व्यक्ति को आजीवन कारावास हो जाएगा और इसके साथ साथ व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देय होगा। तो यह कहाँ पर लागू किया गया है? तो व्यक्ति को आजीवन कारावास और दूसरा क्या है? 1 करोड़ रुपए की जुर्माना। इस प्रकार का अध्यादेश कौन लेकर पारित करवाया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने करवाया है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि अगर जहाँ पे पेपर छपता है अगर उस एजेंसी के द्वारा ही पेपर लीक करवाया जाता है तो उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद उसकी जितनी भी संपत्ति होगी उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको सरकार के द्वारा जब्त कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे देखते हैं ये आगे कैसी अच्छी तरह से कार्य करता है कि नहीं। यानी कि आगे अगर पेपर लीक होता है तो इस प्रकार का कार्रवाई कंपनी के यानी एजेंसी के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर होता है कि नहीं, इसको आगे देखते हैं। तो याद रखना है आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो समान नागरिक संहिता लागू पारित करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड और पहले से ही कहाँ लागू था? तो यह गोवा में पहले से ही लागू था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में FAO WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिट का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कोच्चि में आयोजित हुआ है। 10वां प्रश्न हमारा है हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कपिल देव जी को नियुक्त किया गया है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देव जी को नियुक्त किया गया है। और कपिल देव जी को क्या कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इनकी पुस्तक का नाम है। और इनके द्वारा 1983 में वर्ल्ड कप भी जिताया गया था। और उस टाइम पे वर्ल्ड कप कितने ओवरों का होता था? तो 60 ओवरों का होता है। और वर्तमान में कितनी ओवरों का होता है? तो 50 ओवरों का होता है। तो भारत अब तक 2 ही बार वर्ल्ड कप जीता है। एक तो कब जीता है? 1983 में और दूसरी बार कब जीता है? तो 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह पहली महिला अध्यक्ष बनी है अच्छमोहित कंबोज जी, ये महिला हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन DC में हुई है। और वाशिंगटन DC किसकी राजधानी है? USA की राजधानी है। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोच्चि केरल में स्थापित करने वाला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 21 फरवरी को मनाया गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में ललन टॉप प्रश्न और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को सॉल्व कर लिया है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं मेधांश सीरीज पार्ट 3 एपिसोड 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह थायराइड है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो थायराइड है। और जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। मनुष्य की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो यह अग्नाशय ग्रंथि है, याद रखना है। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा। दूसरा प्रश्न है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन अगर पूछे भारत में कब आया था? तो 1946 को भारत में आया था। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस को क्या बनाया गया था? तो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था कैबिनेट मिशन का। संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अगर प्रश्न करें कि संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो कैबिनेट मिशन की रही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। और विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछे कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है मिस्र नदी। और सबसे बड़ी पूछे यानी कि जल भराव के मामले में सबसे बड़ी नदी पूछे कौन सी है? तो अमेजन नदी है। ठीक है,
अमेजन नदी, यानी कि इस प्रकार से समझेंगे। मान लीजिए ये सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी पूछे तो सबसे लंबी इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है, यानी कि इसमें पानी कम रहेगा लेकिन ये लंबा ज़्यादा रहेगा। तो ये लंबी पूछे तो नील नदी और बड़ी पूछे तो कौन सी, अमेजन नदी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा किस झील से होकर गुजरता है? तो भूमध्य रेखा जो है विक्टोरिया झील से होकर गुजरता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इसके तहत जो है रात में ही 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर करके जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था तो रात में ही 12 बजे अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और 1942 में पूछे भारत के वायसराय कौन थे? तो लिनलिथ गो थे। और इसी के दौरान जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था। 5वां प्रश्न है, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। और अगर पूछे कि इस अधिवेशन की, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो विशन नारायण धर ने किया था, ये आपको याद रखना है। जबकि बात करते हैं राष्ट्रगीत जो हमारा है वंदे मातरम, पहली बार कब गाया गया था? तो यह पहली बार गाया गया था 1896 में गाया गया था। वंदे मातरम गीत अगर पूछे किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, ये यहाँ से याद रखेंगे। और इस पुस्तक के अगर पूछे लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, गाडविन ऑस्टिन जिसे केटू कहते हैं, चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8611 मीटर। और यह किसका भाग है? तो यह ट्रांस हिमालय का भाग है। और अगर पूछे कि केटू भारत के किस यूटी में पड़ता है? तो यह लद्दाख में पड़ता है। लेकिन अभी जो है इस केटू पर किसका अधिकार है? POK का, यानी पाकिस्तान का इस पर अधिकार है। मौद्रिक नीति समीक्षा का निर्णय किसकी अध्यक्षता में बना है? तो मौद्रिक नीति समीक्षा का निर्णय किसकी अध्यक्षता में बना है? तो ये मौद्रिक नीति समिति जो बनाई गई थी यह किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी? तो उर्जित पटेल जो भारत के गवर्नर थे, इनकी सिफारिश पर मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। अगर पूछे कि MPC यानी मौद्रिक नीति समिति का कार्य क्या है? तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना इसका कार्य है, यानी कि महंगाई को 2% से लेकर 6% के बीच में महंगाई को रखना, ठीक है। और इसमें पूछे कि इस समिति में, मौद्रिक नीति समिति में, समिति जो है साल में कितनी बार अपने रिव्यू यानी कि अपनी प्रस्तुत मतलब वो पेश करता है, बजट मान लीजिए, या फिर अपना ब्यौरा का कितना प्रस्तुत करता है? तो साल में 6 बार यह बजट प्रस्तुत करता है, यानी कि हर दूसरे महीने पर एक बार ये बजट प्रस्तुत करता है मौद्रिक नीति समिति, ठीक है। और इसके पूछे अगर मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो RBI के जो गवर्नर होते हैं वर्तमान में अगर पूछे कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। इसमें पूछे कि मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य RBI के होते हैं और 3 सदस्य जो है गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरका जिसे विनेगर भी कहते हैं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, जबकि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो मैंने कल की क्लास में पूरी तरह से विटामिन के रासायनिक नामों के बारे में बता दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो विटामिन B12 का क्या नाम है? साइनोकोबाल्बिन है। जबकि अगर पूछे विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। 10वां प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग दोनों एक ही हैं। इनका अगर पूछे गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। और चुनाव आयोग का उल्लेख आर्टिकल किस में किया गया है? तो 324 से लेकर 329 के बीच में किया गया है। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे कौन है? तो रमा देवी हैं। जबकि पुरुष पूछे कौन है? तो पुरुष सुकुमार सेन है। महिला कौन है? तो रमा देवी हैं। और वर्तमान में पूछे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं वर्तमान में। 11वां प्रश्न हमारा, काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को रैगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व स्तर पर इसे चरनोजम मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चरनोजम मृदा भी कहते हैं। विश्व स्तर पर चरनोजम मृदा कहते हैं, इसे आप याद रखना। ये विश्व स्तर पर इसे काली मृदा को चरनोजम मृदा कहते हैं। जबकि पूछे रेगुर मृदा, ये दक्षिण भारत में काली मृदा को कहा जाता है। काली मिट्टी को
काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, क्योंकि जब काली मृदा में जब तक नमी रहती है तब तक तो ये आपस में एक दूसरे से मिले जुले, मतलब इनके कण आपस में एक रहते हैं, लेकिन जब इनके बीच से नमी खत्म हो जाती है तो ये चिटिक जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि स्वतः जुताई वाली मृदा। काली मृदा के लिए पूछे सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, तो कपास जो है, कपास की खेती काली मृदा में सबसे अच्छी होती है। कॉमनवेल्थ पत्रिका की संपादक कौन थी, तो यह थी एनी बेसेंट जी, और ये किस देश से संबंधित थी, तो ये आयरलैंड से संबंधित थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे कौन बनी थी, तो 1917 में एनी बेसेंट जी बनी थी, और इन्होंने कौन सा अधिवेशन किया था, तो कलकत्ता अधिवेशन किया था। जबकि पूछे पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, तो 1925 में बनाई गई थी सरोजनी नायडू जी बनाई गई थी। कौन बनाई गई थी, तो सरोजनी नायडू जी बनाई गई थी, और इन्होंने कौन सा अधिवेशन किया था, इन्होंने कानपुर अधिवेशन किया था। ठीक है, तो पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जीएसटी का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो जीएसटी का गठन किया गया था विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। और जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी पूछे किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है, और यह किस पर लगने वाला कर है, तो अप्रत्यक्ष कर इससे लगाया जाता है। जीएसटी रेट जो है डिसाइड कौन करता है, तो यह जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और जीएसटी काउंसिल के पूछे अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होती हैं। वर्तमान में पूछे भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो आप सभी को बताना है, तो इनका नाम हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। जीएसटी रेट के लिए अगर पूछे कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है, तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% ये जीएसटी रेट डिसाइड किया गया है। जीएसटी लागू सबसे पहली बार किस देश में हुआ था, तो फ्रांस में पहली बार लागू हुआ था। और जो भारत का जीएसटी है यह किस देश से लिया गया है, तो यह कनाडा से लिया गया है। 14वां प्रश्न है अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 143 का संबंध है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, तो 143 में उल्लेखित किया गया है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हृदयालाल और सोहन सिंह भाकना ने किया था। और कहाँ पे किया था, तो इस पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसकी स्थापना की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा और साथ में दीफू दर्रा पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ही सेला सुरंग पाया जाता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग बन गया है। पिंडवानी और तीजनबाई किस राज्य से संबंधित हैं, तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला है। अब देख लेते हैं कि 7 मूल भौतिक राशियां हैं। ठीक है, तो एक साथ सातों को याद कर लेते हैं। 7 मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं, एक तो हो जाएगा समय, एक सेकंड, पहला हो जाएगा समय, ये याद रखना। दूसरा कौन सा है, द्रव्यमान है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है लंबाई। चौथा कौन सा है, चौथा है विद्युत धारा। 5वां कौन सा है, ज्योति तीव्रता। और छठा कौन सा है, तो यह है पदार्थ की मात्रा। और 7वां पूछे कौन सा है, तो यह तापमान है। तो समय का मात्रक कौन सा है, सेकंड है। द्रव्यमान का मात्रक कौन सा है, केजी है यानी किलोग्राम है। और लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला है। और पदार्थ की मात्रा मोल है। और जबकि तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो हेमवती और काबिनी, ये जो दोनों जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी जो है अगर पूछे किस जगह से निकलता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है, ये आपको याद रखना है। और यह पहाड़ी पूछे कहाँ पे है, तो यह कर्नाटक में है। कहाँ पे है, तो कर्नाटक में यह पहाड़ी है। ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग पूछे किसे कहते हैं, तो वह तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे जो है अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 20 क्वेश्चन मेधान से सीरीज के पार्ट 3 का कर लिया है और करंट अफेयर को भी सॉल्व कर लिया है। अगर स्टूडेंट वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो प्लीज़ आप सभी हमें सजेशन ज़रूर दें। अच्छे से पढ़ाई करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।